हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सीजी टेट 2024 हमारा फॉर्म भरा रहा है, एग्ज़ाम आएंगे, तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ्स अर्थात गणित सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको पेपर 2 अर्थात वो पात्रता परीक्षा जो कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापक बनने के लिए जो आपको पात्रता परीक्षा होती है, उसका पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का तीसरा भाग लेकर आ चुका हूँ। सीजी टेट में ये जो सीरीज चल रही है उसमें 2016 से लेकर 22 तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनका एक एक प्रश्नों का पूर्ण व्याख्या पूर्वक विस्तार पूर्वक संपूर्ण हल आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हमने 2 और भाग बना लिए हैं, ये हमारा तीसरा भाग है और भी धीरे धीरे सभी भाग बनते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। अब हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप सभी का पुनः एक बार अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आपका अपना बीके मैथ्स एजुकेशन। विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे और कुछ एनालिसिस भी करके आएंगे कि 2016 में प्रश्नों में क्या क्या थोड़ा सा लॉजिक उसने रख दिया था जिसके बारे में हमको पता नहीं। एनालिसिस बहुत जरूरी है। चलिए क्विक करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको आज के इस सेशन में ये सब प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये और आपके लिए कुछ हमने ग्राफ वगैरह का भी व्यवस्था किया है ताकि आपको पूरा डिटेल में समझा सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखो समय तो देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो अच्छे समझ में नहीं आएगा। गणित ऐसी चीज है जिसमें आपको समय देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक में बने रहिए। आपको निश्चित ही इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन में हमारा सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल है और कुछ हमारा मैथमेटिकल है, ठीक है। जैसा कि ये प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न बारंबारता बंटन वर्गीकृत है। x बराबर, आप जैसे जानते हैं ये हमारा सांख्यिकी चैप्टर का है। x मतलब आंकड़ा होता है और f मतलब हमारा बारंबारता होता है। इसके आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब एक टिक में आपको आंसर देना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रश्न 2016 में आया हुआ है, ठीक है, सेट ए का है। और ऐसा ही प्रश्न इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, भाग 2 में सेम इसी को थोड़ा सा उसी को घुमा के पूछा है। सेम प्रश्न है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं। जो लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे, बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से देखिए। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको सारे के मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होते हैं, मतलब कक्षा 1 से 5 अध्यापन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, वो भी उसका भी लिंक अवेलेबल हमने कर दिया है। ये प्रश्न को जरा देखिए एक बार। व्यक्तिगत चर मानों का ये अपने पिछले पार्ट में बनाया था। अब देखो यहाँ पर और ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस आगे पीछे, उसको आगे पूछ दिया था, इसको पीछे पूछ दिया है, आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये 5 है, 15 है, 38 है, 47 है और 68 है। देखो यहाँ पर जो गैप है ना, वो फिक्स नहीं है, ठीक। मतलब जो आंकड़ा का जो हमारा वर्ग बोलते हैं वो हमारा फिक्स नहीं है। यहाँ पर बारंबारता से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया,
भिन्न भिन्न हो गया, विविक्त बारंबारता बंटन, इसी को हमने कल समझाया था पिछले वाले वीडियो में कि देखो यहाँ पर हमारे पास आंकड़ा है, कभी एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है, इस प्रकार का जाएगा तो हमारा क्या होगा, विविक्त बारंबारता बंटन। देखो विविक्त बारंबारता व्यक्तिगत चर मानों का, अब यहाँ पर आंकड़ा दे के पूछ लिया और यहाँ पर बिना आंकड़ा दिए उसी को उसको बताकर पूछ लिया, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं है। बस क्लियर हो गया बात। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कम से कम 2016 की इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं कि कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो उसको एक बार पूछा है फिर उसी को दूसरे तरीके से दूसरे बार पूछ लिया है। आप बिल्कुल वीडियो को इत्मीनान से एक एक करके देखिए, तीनों पार्ट्स को आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये वाला प्रश्न देखो जरा, किसी सर्वेक्षण में पाया गया कि सभी आईआईएम के विद्यार्थियों में 48 ने कॉफी को प्राथमिकता दी। देखो यहाँ पर एक आता है हमारा सेट समुच्चय, उससे संबंधित है जो 11वीं कक्षा में पढ़ा जाता है, बोलते हैं 10वीं का लेवल का, ठीक है 11वीं में ये पढ़ा जाता है, लेकिन इसको नंबर सिस्टम में भी पढ़ा जाता है। तो चलिए आप यहाँ पर देखो 11वीं का नंबर सिस्टम यहीं से शुरू होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखते जाता हूं, कॉफी के लिए बोल रहा है 48%। देखो बिल्कुल इत्मीनान समझना है, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, समय नहीं देंगे समझ नहीं पाएंगे। फिर चाय के लिए देख लो, चाय के लिए उसने 54%, और उसके बाद हमारा है धूम्रपान, तो उसको मैं डी मान लेता हूं, धूम्रपान को 64%। बिल्कुल क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई। अब यहाँ पर जरा देखो, आपने यहाँ पर लिखा है चाय और कॉफी दोनों, तो चाय और कॉफी, तो कॉफी और टी दोनों के लिए कितने लोग हैं, 28% हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाया गया है ये। धूम्रपान और चाय, धूम्रपान और चाय वाले कितने हैं भैया, 32%, ठीक है। देख लो यहाँ पर लिखा है धूम्रपान की चाय पी दोनों। 30% ने धूम्रपान और कॉफी, धूम्रपान और कॉफी पीने वाले कितने हैं, 30%। एक एक इत्मीनान समझाऊंगा। और जो 6% है वो कुछ नहीं वाले हैं, जो कुछ नहीं करते, चाय वाय कुछ नहीं पीते, न धूम्रपान नहीं करते, ऐसे कितने हैं, 6%। तो जब आप समुच्चय में आप एक पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 का आंकड़ा है, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है एन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मान के चलो। यूनियन का मतलब देखो, अब मैं आपको यूनियन का मतलब समझाता हूं। यूनियन का मतलब है कि जो कुछ न कुछ कम से कम एक ठो चीज करते हैं, ठीक है, कुछ न कुछ एक चीज करते हैं, तीनों में से बराबर है, तीनों को अलग अलग पहले जोड़ना है। देखो फार्मूला भी बताने का तरीका बता देता हूं, एन सी, तीनों अलग अलग रहेगा, प्लस प्लस में आएगा, फिर क्या होगा, दो दो का जोड़ी वाला माइनस माइनस चलेगा, दो दो का जोड़ी वाला माइनस माइनस चलेगा। एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन माने दोनों, दोनों वाले, ये देखो ये दोनों वाले, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक। फिर क्या लगाना है आपको, प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, सिंगल सिंगल, डबल डबल, अब ये ट्रिपल सवारी चलेगा। ट्रिपल सवारी मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन क्या है, जब चीजों को एक साथ दिया रहता है, दोनों का एक साथ मिलाकर दिया रहता है या तीनों का, तो इंटरसेक्शन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखो 6% लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मेरा 94% वाले हैं, 94% लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, ठीक है, कॉफी पी रहे या तो चाय पी रहे या धूम्रपान, जिसमें से हमारा कॉफी वाले कितने हैं, 48, प्लस रखते जाओ फटाफट, 54 प्लस कितना, 64, माइनस कर दो, 28 माइनस 32 माइनस 30, और प्लस कर लो क्या, एन कॉफी वाला, चाय वाला और धूम्रपान, तीनों करने वाले। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, बेहतरीन एक एक लाइन को समझा रहा हूं मैं आपको, क्लियर होते जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 166,
और ये हो जाएगा माइनस माइनस होके हमारा कितना हो गया, 8 2 10 और 3 3 9 90। तो यहाँ पर आ गया 94 बराबर 166 माइनस 90 प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ये देखो इसको जब सॉल्व करोगे ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। 184 में 66 माइनस करोगे आपको मिलेगा 18%। मतलब 18% ऐसे बंदे हैं जो तीनों चीज करते हैं, तीनों में संलिप्त हैं। ठीक है, यहाँ पर दो दो का दिया है लेकिन हमने वो चीज निकाल लिया तीनों का। अब मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। देखो ये हमारा चित्र बना रहा हूं, ये देखो ऐसा, ये इसका ऐसा चित्र बनता होगा, आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। तो चलिए ये कॉफी वाला है, ठीक, और ये अपन ने इसको क्या मान लिया, ये अपन का इसको टी वाले मान लेते हैं और इसको धूम्रपान वाले मानते हैं। देखो भाई मेरे यहाँ पर समझना, ये सबसे पहले यहां से शुरू होगा एकदम बीचों बीच। तीनों वाले कितने हैं, 18%। देखना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला देख लो, ये कॉफी वाला भी है और क्या है, धूम्रपान वाला। कॉफी और धूम्रपान वाले कितने हैं देख लो यहाँ पर, 30%। लेकिन 18% तो तीनों वाले हैं, मतलब वो 18% इसी में शामिल है। तो बचे कितने, 12%, मात्र 12% भैया, ध्यान से सुनते जाओ। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार देखो ये कॉफी और टी वाले, कॉफी और टी वाले कितने हैं, 28। लेकिन इसमें तो खुद 18% आ गया, देख लो भाई मेरे, 18% उसी में शामिल है, याद रखो, अलग से कोई नहीं है वो। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर मात्र कितने बचे, 10%। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ऐसी ही देखो ये टी वाला और ये धूम्रपान वाला, ये तो तीनों वाला है ना, ये देखो ये दोनों वाला है। अब इसमें धूम्रपान और टी वाले कितने हैं, 32%, जिसमें 18% ऑलरेडी तीनों वाले, मतलब धूम्रपान और चाय वाले तो हैं ही। तो ये कितना हो गया मेरा, 14%। ये है माजरा, ऐसे निकलता है भैया, थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए तो व्यापम बोल ले तो समझ रहे हो आखिरी है वो, व्यापम बोले तो आखिरी। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल इत्मीनान से समझिए, एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा मैं। वीडियो लंबा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि जान रहे हैं आप स्किप कर लीजिए, आगे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही के फायदे के लिए बता रहा हूं। देखो अब ये देखो कॉफी वाला, ये कॉफी वाला कितना था भैया, 48। लेकिन ये देखो ये तीनों ही कॉफी वाले ही हैं, देखो दायरा, देखो दायरा कॉफी वाले हैं ना। तो ये कितना आ गया मेरा, 12 और 18 कितना हो गया, 12 और 18 कितना हो गया भैया, 30, 30 और 10 40। तो मात्र 8% ऐसे हैं जो प्योर कॉफी वाले हैं, प्योर कॉफी, केवल कॉफी। इनका दूर दूर से किसी और के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। देखो ये जो दायरा बता रहा हूं ना, ये 8% ही ऐसे हैं जो केवल और केवल कॉफी पीते हैं, और वही तो हमको चाहिए ना, केवल कॉफी वाला। समझ रहे हो बात को, एक एक चीज क्लियर करूंगा। अब यहां पर बोला है केवल चाय, केवल चाय देख लो, चाय वाले कितने हैं भैया, 54% है। समझ रहे हो बात को, चाय वाले 54% है, जिसमें यहां पर देखो ये 32 और ये 10 42 हो गया। मात्र 12% ऐसे हैं जो केवल और केवल चाय पीते हैं। ठीक है, केवल चाय पीते हैं, ऐसा मात्र 12% है। ये आ गया केवल चाय। समय लगेगा लेकिन हमको सीखना और समझना जरूरी है। ठीक है, केवल चाय। अब इन्हीं दोनों का तो रेशियो पूछा था, तो 8% का रेशियो निकालना है 12% के साथ। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। देखो कितना कॉम्प्लेक्स देता है ना, व्यापम कोई अल्लू कल्लू चीज नहीं भाई, अच्छे अच्छे लोग इसमें पसीना छूट जाता है। समझ रहे हो बात को, देखो कितना कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। नहीं समझोगे, अरे एक नंबर, अरे सर एक नंबर छोड़ दो ना, क्या होता है। आपको बता दूं कि हर साल जो जितने भी सीजी टेट हुए हैं उसमें मात्र 10% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। क्यों, अरे इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, डट कर मुकाबला करना सीख जाओ भैया। चलिए यहां पर देखो, बीजीय व्यंजक प्रारंभ करते समय क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताना आवश्यक। बीजीय व्यंजक क्या होता है पहले वो जानो। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें चर और अचर दोनों रहते हैं भैया।
चर प्लस अचर। अब ये चर प्लस अचर को मैं ज्ञात अज्ञात बोलूंगा तो समझ में आएगा। अज्ञात प्लस ज्ञात है ना, नोन अननोन, मतलब अज्ञात माने जैसे एक्स वाई जेड वाला, और ज्ञात मतलब ये 2 5 9 ये वाला, दोनों का मिक्स से कॉम्बिनेशन से जब हमारा बनता है तो बनता है वो बीजीय व्यंजक। अब इसको समझना है भाई, तो यहां पर ऑप्शन दिया है संकेतों का मतलब, संकेत मतलब एक्स वाई जेड का मूर्त वस्तुओं के लिए प्रयोग, माने जो जान रहे हैं हम, जिस चीज को परफेक्ट जान रहे हैं उसके लिए प्रयोग करना। संकेतों का अज्ञात वस्तु, अरे भैया जान रहे हो उसको क्यों, आप जान रहे हो उसको जबरदस्ती, नहीं जान रहे हो क्यों बोलोगे, एक्स क्यों मानोगे, तो ये गलत हो गई ना भाई। संकेतों का अज्ञात वस्तु, भाई बिल्कुल संकेत हम लोग किसके लिए लेते हैं, एक्स वाई जेड को, जिसको नहीं माना कि राम की आयु एक्स वर्ष है, नहीं जानते हैं इसलिए एक्स लेते हैं। ठीक है, माना कि श्याम के पास कितने कंचे थे, एक्स ले लेते हैं। तो यहां पर और दिया है संकेतों पर संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा भाग, और उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पहला वाला तो गलत ही हो गया है। अब यहां पर ये दोनों बचे, तो संकेतों का अज्ञात, तो पहले भैया संकेत, अज्ञात को संकेत के रूप में दर्शाओगे तब तो उसका प्लस माइनस करोगे। तो पहले प्राथमिक क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये वाला चीज है कि संकेतों को अज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयोग करना। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, ये आ गया हमारा घातांक के नियम का। ठीक है, बिल्कुल घातांक के नियम का हम परिपालन करेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए घातांक के नियम से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न पहले लिख लेते हैं क्योंकि प्रश्न लिखना जरूरी है। 2 की घात 1/2 है, गुणा 3 की घात कितना है, 1/3 है, गुणा 4 की घात 1/4 है, बटे में क्या है 10 की घात ऋण 1/5 है, गुणित 5 की घात कितना है 3/5 है, भागित, इसमें देखो व्यापम का एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको। व्यापम जब लेता है ना तो समय क्यों देता है मालूम है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़े, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका, और तभी बना पाओगे। लॉजिक और ट्रिक बहुत कम रेयर केस में ही लगेगा, याद रखो। ठीक है, आपका स्पीड फास्ट होना चाहिए। ये -2/3 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 का पावर कितना हो गया -3/5 हो गया, इनटू में क्या हो गया 5 हो गया, रेट 7/5, और डिवाइडेड बाई कितना है 6 -1 बाई कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर हो गया यहां तक, ये प्रश्न है। अब देखो यहां पर मैं कुछ नियम धर्म बता देता हूं। a की घात m गुणित a की घात n बराबर, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, सभी जानते हैं। ठीक है, अगर भागित होगा तो यहां पर क्या लग जाएगा माइनस होगा, यहां पर तो समझ में आ गया। अब एक और बात बता देता हूं, अगर मेरा a गुणित b है, अगर पूरे की घात m है तो ये घात m का भी रहेगा, गुणित वही घात किसका रहेगा दूसरा वाला, इसका भी घात m इसका भी घात m, इसको सेपरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया बात। अब ये जो नियम बताया हूं 3, यहां पर अभी प्रयोग हुआ फिलहाल, बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक और बचपन में पढ़े थे, अगर कोई हमारे पास बटा में डिवाइड वाला है तो बटा वाला मतलब भागित को गुणा करोगे तो बाद वाला संख्या का मुंडी नीचे हो जाता है और पैर है वो ऊपर हो जाता है, उल्टा लटक जाता है। ये सब नियम हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। तो चलिए नियमों का प्रयोग करता हूं मैं, और यहां पर बताते जाऊंगा किसको लगा रहा हूं मैं। ये 2 है भैया, इसको छेड़ो मत, ठीक है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है। ठीक, तो ये हमारा आ गया 2, 2 की घात कितना हो गया 1/2। ठीक, बात समझ में आ गई। गुणित 3 की घात 1/3 गुणित 4 की घात कितना हो गया 1/4। ठीक, बात समझ में आ गया बटे, ये देखो ये 10 है, 10 को क्या लिखोगे भैया 2 गुणित 5, और पूरे घात कितना लगाओगे 1/5 है ना, तो इसका मतलब ये 2 का भी घात है, ये 5 का भी घात है, लिख लो। तो 2 की घात ऋण 1/5 गुणित 5 की घात ऋण 1/5। ठीक है, टुकड़ा कर दिया मैंने, बिल्कुल जिसको करते जा रहा हूं मिटाते जाऊंगा। अब यहां पर क्या है मेरे पास 5 की घात कितना है भैया 3/5, ये भागित है, उसको क्या बना लिया मैंने गुणा। गुणा जैसे ही बनाऊंगा अपना तो कार्यक्रम निश्चित है भाई, अपना कार्यक्रम एकदम क्या है निश्चित है, पलट दो
कितना है हमारा 4 की घात ऋण 3/5 गुणित 6। 6 को क्या लिखोगे, 6 को क्या लिखोगे मेरे भाई, 2 गुणित 3 ऋण 1/3 है घात में, तो ये 2 का भी घात हो गया, 3 का भी घात हो गया। चलो लिख लेते हैं, तोड़ ही देता हूं अभी। तो 2 की घात क्या रहेगा, ऋण 1/3 गुणित 3 की घात ऋण 1/3। अरे सहूलियत जाएगा मेरे भाई, सहूलियत जाएगा। चलो देखो ये आ गया मेरा 4 की घात ऋण 2 बटा कितना आ गया 3 गुणित 5 की घात ऋण 7/5। अब यहां पर आप जरा गौर फरमाइए, देखो ये वाला तो नियम लगा दिया मैंने, ये वाला। अब इधर वाला गुणा भागित वाला लगाता हूं, ठीक है। फिलहाल तो सब गुणा गुणा में है और कुछ भागित में भी है। अब देखो ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, दोनों के पास 2 वाला है, और ये वाला 2 वाला है। ठीक, जो ऊपर ऊपर में रहेगा प्लस में लिखाएगा, नीचे वाला क्या होगा माइनस। ठीक, माइनस बोलने का मतलब होता है चिन्ह को बदल देना, चिन्ह को क्या करना है, बदल देना। तो चलिए ये 2 की घात ये ऊपर में ही है 1/2, ये 2 घात ऋण कितना है 1/3, यहाँ 2 नीचे में है तो ये माइनस है, तो अब क्या लिखाएगा ये प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा ये 5। क्लियर हो गया बात। चलिए और किसका 2 का हो गया, 2 के बाद किसका नंबर लगा लेते हैं 3 का। चलिए 3 का ऊपर में कौन कौन है 1/3, फिर क्या है मेरा, और 3 का क्या है 1/3 ऋण, लेकिन वो ऋण में है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब 3 के बाद आ जाते हैं 4 का नंबर। 4 यहां पर ऊपर में कितना है मेरा 1/4, और ऋण कितना है 3/5, और कितना है ऋण, तो नीचे ऋण है ना, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा धन, और 2 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास 3। 5 वाला को देख लो भैया मेरे, 5 5 कहाँ कहाँ है, बिल्कुल, अरे भाई ऊपर में तो है ही नहीं, केवल नीचे में कार्यक्रम चल रहा है, ये सब ऊपर जाने वाले हैं, तो ये ऋण क्या बनेगा उल्टा हो जाएगा 1/5, ये प्लस था ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और कितना 3/5, फिर क्या होगा मेरा ये माइनस, ऊपर जाके क्या बनेगा प्लस, और 7/5। बस कहानी खत्म अब, ठीक है। चलिए ये ले लो 2 की घात 2 3 5 का लघुत्तम लोगे तो 2 पंचे 10 या 30 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 15 माइनस ये आ जाएगा मेरा 10, ठीक, और ये आ जाएगा कितना आ गया मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। गुणित में कितना आ गया मेरा 3, ये देखो कट कुट आके खत्म, 3 की घात कितना हो गया 0। इसको देखो 4 वाले को जरा ध्यान दो, 4 पंचे 20 दिया कितना हो गया 60। चलिए लघुत्तम में आ गया 60, कितने बार में जाएगा ये 15, ये 5 का 12 12 दिया कितना हो गया मेरा 36, और ये प्लस, ठीक है। 3 का 20 20 दोनों कितना हो गया मेरा 40। ये आ गया, एक एक करके इत्मीनान से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। 5 की घात ये सब 5 है, तो 7 और 1 8 माइनस 3 5/5 कितना आ गया 1 आ गया। ये 3 की घात 0 मतलब इसका भी रोल खत्म, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो यहाँ पर 2 की घात 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 में 10 घटाओ कितना आ गया, 21 में 10 घटाओ कितना आ जाएगा भाई मेरे, कितना आ गया मेरा 11 ना, 11/30 गुणित, ये तो इसका रोल खत्म, 1 हो गया ये 4 15, और ये कितना हो गया मेरा 40 55, 55 में जब 36 को घटाओगे तो आ जाएगा ये 19, और 19 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास 60। क्लियर हो गया बात, ठीक है। 19 बटा कितना हो गया 60, और गुणित में 5/1 माने 5। भाई मेरे एक और बात बता दूं मैं पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर m की घात सॉरी a की घात m और उस पूरे की घात कितना है मेरा n है, ठीक है, तो घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, बिल्कुल इत्मीनान से समझो, ठीक है। यहां पर देखो 4 को क्या लिखोगे 2 की घात 2, और उसमें और कितने घात लगा हुआ है 19/60, माने आपका 2 का गुणा होगा 19 बटे किसके साथ 60 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 19/30, मतलब इसको हल करोगे तो आपका कितना देगा 19/30 आएगा, ठीक है। बगल में लिख लेता हूं मैं,
तो 2 की घात 11/30, ठीक। और ये जो 4 की घात 19/60 है वह क्या हो गया, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 की घात 19 बटा कितना आ जाएगा 30, ये वाला देख लो, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, बगल में लिखो गुणित 2 की घात 19 बटा कितना जी 30 गुणित 5, ठीक। अब इन दोनों को वही मिला लो, ये वाला सूत्र लगा लो, तो ये आ गया 2 की घात 11/30 19/30, तो 2 की घात दोनों जुड़ेगा 30/30 आएगा गुणित में 5, 30/30 कट के 1 आएगा और 2 गुणित 5, 2 5 6 कितना हो गया भाई मेरे 10। सर बहुत टाइम लग रहा है, अरे लगेगा ना भाई, क्यों, समझा रहा हूं मैं आपको, वहां पर समझाना थोड़ा है किसी को, अपना तो खटखट खटखट बनाना है, समझ रहे हो बात को, बिल्कुल वहां पर दूसरे को समझाओगे थोड़ा ना, आप यहाँ समझ लीजिए, समझाने में आप एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं। ये देखो क्या लिखा है, फिर थ्योरेटिकल आ गया यार। समांतर श्रेणी का सूत्र समझने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है पूछ रहा है। देखो भाई मैं आरआरबी एएलपी का भी बैच चला रहा हूं, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सूत्र को बनाना बताया था, समांतर श्रेणी के सूत्र को बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समांतर श्रेणी के बारे में कुछ पहले बता देता हूँ। जैसे 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, जब फिक्स अंतर से वो बढ़ते जाएगा तो ये होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दो, 2 में क्या किए, 2 में कुछ नहीं जोड़ना है, तो 2 आ गया, पहला वाला मिला कि नहीं मिला। अगर आपको दूसरा वाला जानना है तो क्या करोगे, उसी 2 में दोनों का जो गैप है उसको कितने बार जोड़ोगे, 1 बार जोड़ोगे, ठीक है। तीसरा वाला अगर जानना है तो उसी 2 में जो आपका गैप है 1 और 2, तो उसी गैप को कितने बार जोड़ोगे, 2 बार जोड़ोगे, 2 3 6 8, तीसरा मिल गया। उसी 2 में आप 3 को कितने बार जोड़ोगे, अरे जितने बार गैप है उतने बार तो जोड़ोगे ना, 3 3 9 आ गया। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं आगमन निकालना, एक तरीका निकालना, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आगमनात्मक विधि, ठीक है। आगमन से निकल रहा है, आगमनात्मक विधि, इसीलिए इसका नाम, समझ में आया कि नहीं आया। निगमन, अरे पहले से जो दिया रहेगा उसमें से निकालना, निगमन। आगमन, अब हम शुरू के स्टार्टिंग करके ऑब्जर्वेशन लेके कुछ नया निकाल रहे हैं, उसको आगमनात्मक। बात समझ में आ गया, इंडक्शन मेथड ओनली, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर आ गया, देखो एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार उसके, यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, उसके दाएं, ठीक है, पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। प्रश्न को आप एक एक लाइन को पढ़ते हुए आप तराजू बना लो, ठीक, तराजू बना लो भैया, ये तरह तराजू, ये तराजू है हमारा, ये क्या है बोल रहा है, उसका बायां, बायां माने लेफ्ट, ये हमारा भारी है, कितना ग्राम भारी है भैया, 100 ग्राम पहले से भारी है, मतलब कुछ ना कुछ तो खराबी आने वाली है, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक वस्तु खरीदते समय, अब जब खरीद रहे हैं, चलिए खरीदी के समय क्या हो रहा है भैया, ध्यान से देखो, खरीदी के समय हो रहा है कि तराजू के बाएं पल्ले पर बाट, बाट यहां पर देखो, वेट वेट वेट, ये देखो वेट लिखा है, वेट माने बाट, पल्ले पर यहां पर बाट रखता है, बाएं पल्ले पर बाट रख दिया, ठीक, 100 ग्राम पहले से भारी है और 1 किलो का बाट रख रहा है, मतलब इधर 1100 रखोगे तब तो क्लियर होगा ना, तो इधर ही 1 किलो का बाट क्या हो रहा है, बाएं पल्ले पर रख रहा है, खरीदी समय ना, याद रखो बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, जब उसको बेच रहा है, जब उसी को क्या कर रहा है बंदा, बेच रहा है भाई मेरे, देख लो इधर भारी है, इधर क्या है मेरा, हल्का है, ठीक है। जब बेच रहा है तो 1 किलो का बाट इधर रख रहा है, ठीक, मतलब जिसको बेच रहा है 100 ग्राम तो पहले ही हो गया है ना, मतलब उसको कितने ग्राम सामान मिल रहा है, यहाँ पर 900 ग्राम सामान मिल रहा है, क्योंकि 100 ग्राम तो पहले से भारी है ना। और यहाँ पर खरीदते समय क्या हो रहा है, 100 ग्राम ये तो हल्का है, ठीक, तो ये कितना 1100 ग्राम क्या मिल रहा है उसको, सामान, ठीक है, सामान कितना मिल रहा है भैया 1100। यदि उसको खरीदी मूल्य पर बेच दे, बोल रहा है क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा भाई, देखो खरीदते समय 100 ग्राम एक्स्ट्रा पा गया,
बेचते समय 100 ग्राम मार दिया, समझ रहे हो बात को, तो टोटल इधर से भी 100 उधर से भी 100, 200 ग्राम का तो फायदा हो ही गया। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर इसको थोड़ा मैथमेटिकल में अगर देखेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समझेंगे तो क्या समझते हैं जरा इसको जरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरी बात को समझना, 1 किलो था पहले खरीदी के समय ना, खरीदी देख लो, 1 किलो का खरीदा, लेकिन उसको कितना मिल गया, 1100 ग्राम मिल गया। बात समझ में आ गया। लेकिन जब वो बेचा तो उसी 1 किलो को बाट को रख के वो मात्र कितने ग्राम को बेच रहा है, 900 ग्राम। अब खरीदा कितना चीज है, खरीदा कितना सारा है सामान, 1100 ग्राम, अब बेच कितना रहा है, 900 ग्राम। तो यहां पर समस्या है, यहां पर क्या है, समस्या है। समस्या क्या है भाई, जितना आप खरीदोगे, मान लो आपने 5 नींबू 17 नींबू खरीदा, जो भी खरीदा आपने, अब मान लो आप 20 नींबू खरीदे, है ना, या 20 पेन खरीद के लाए हो और आप 15 ठो ही बेचे हो, तो आपको पूरा कितना फायदा हुआ थोड़ा पता चलेगा। आपको पूरा पूरा कितना करना पड़ेगा, पूरा कितना करना पड़ेगा, 20 पेन को पूरा बेचना पड़ेगा। कहानी वही है, हमारे पास सामान आया है 1100 ग्राम का और हम बेच रहे हैं 900 ग्राम, मुश्किल हो गया। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझाता हूं मैं। 1100 ग्राम मिला कितने का बाट रखने पर, 1000 का बाट रखे तो, और 900 ग्राम बेच रहे हैं कितने ग्राम का बाट लेकर, 1000 का। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जरा देखो, आपको क्या करना है, ये जितना खरीदा गया है उतने को ही क्या करना है, बेचना है। तो एक काम करता हूं, इधर मैं 900 का गुणा करता हूं, तो इधर भी 900 गुणा, इधर फिर मैं 1100 का गुणा करता हूं, तो इधर भी क्या करूंगा मैं, 1100 का। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों किया, देखो अब ये हो गया मेरा टोटल खरीदी और ये हो गया मेरा टोटल बिक्री। तो जितना खरीदा उतना ही आप बेच रहा हूं, ठीक। तो ये हमारा एक्चुअल में अब क्या हो गया, सामान हो गया, मतलब जितना सामान मैंने खरीदा था उतना ही सामान मैंने बेच दिया। कितने में बेचा, ये हमारा हो गया उसका कीमत, समझ लो क्या हो गया, ये जो तीसरा कॉलम बन गया वो हमारा कीमत आ गया, ठीक। मतलब इतने में खरीद रहा हूं, इतने में बेच रहा हूं, फायदा होगा कि नहीं, तो फायदा। तो चलिए भाई, लाभ प्रतिशत निकालने को बोला है, कैसे निकालते हैं लाभ, लाभ क्या होता है, बिक्री, बिक्री माने 1000 गुणित 1100, बीच में क्या करोगे माइनस, खरीदी कितनी पड़ी, 1000 गुणित 900 बटे में कितना करोगे जो खरीदी है, तो 1000 गुणित कितना आ गया मेरा 900, परसेंट निकालना है तो गुणित में क्या करेंगे 100%। ये देखो 1000 दोनों के पास है, कॉमन निकल के ये 1000 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सबके पास दो दो जीरो है, ये दो जीरो कॉमन निकल के कट जाएगा और यहां पर बचेगा 11 माइनस 9, ये 2/9 गुणित में कितना आ गया 100%, जो कि आ जाएगा आपका 200/9%। ऑप्शन नंबर कहां पर है आपका, डी में दिया हुआ है। बिल्कुल क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए, लगता समय है, समय लगेगा लेकिन इत्मीनान से समझिए, बिल्कुल एक एक करके आपको समझ जाना है, ठीक है। चलिए इसको जरा देखो, त्रिभुज, यहां पर कौन सा कथन सही है बोल रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल भैया, ये देखो आयत क्या होती है, ये अगर आपको इसको दो त्रिभुज में बांट दोगे निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का उपयोग वृत्तीय क्षेत्रफल, भैया आपको नहीं मालूम तो आज जानकारी बता देता हूं। अगर इसको मैं छोटे छोटे ऐसा टुकड़ा में बांटूंगा तो भले आप इसको बड़ा देख रहे हो तो गोल दिख रहा है, लेकिन इसको छोटा सा हिस्से में देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, एकदम छोटा बारीक में आपको ये त्रिभुज दिखेगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिभुज की। मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी क्या है, सही है, तो इसका मतलब दोनों सही है ना। तो इनको मिटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है, थ्योरेटिकल था ये, है ना, जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरा, ए तथा बी दोनों के लिए उपयोग होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो खतरनाक क्या लग रहा है, प्रश्न लग रहा है, लेकिन देखना कितना हलवा वाला प्रश्न है, ये एकदम हलवा खा लोगे आज। चलिए देखो, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये बताता हूं, देखो 1+a और 1/में रखना है। ए का मान दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल ए का मान रख दो, कितना दिया हुआ है x/,
वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो बड़े एकदम खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। मेरे को यहां पर क्या चाहिए, 1 + a चाहिए, दोनों तरफ +1 कर लो। ठीक है, तो 1 + a, तो इधर भी जोड़ोगे ना, तो x क्या आ गया मेरा, y + z प्लस कितना आ गया, 1/1। तो 1 + a का मान कितना आ जाएगा, देख लो, दोनों का लघुत्तम ले लो, y + z, और ये क्या हो जाएगा मेरा, x + y + z। इसको बट्टे में 1 लिख लो, पलट दो, पलटोगे तो कितना आएगा, पलटू राम हो गया। 1 + a बराबर ये आ जाएगा मेरा y + z डिवाइडेड बाई कितना, x + y + z। वैसे ही b ले लो, b का मान कितना दिया है, y और x + z, तो क्या आएगा मेरा 1 + b, तो वही y डिवाइडेड बाई x प्लस कितना हो गया, z प्लस कितना हो गया 1। फिर वही काम करना है, लघुत्तम ले लो, देखो बिल्कुल, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा x + z, और क्या हो जाएगा ये y और x z, मतलब वही आ गया x + y + z आ गया। फिर इसको पलटू रामा बना दो, तो 1/1 + b कितना हो जाएगा मेरा, x + z डिवाइडेड बाई x + y + z। फिर वही कार्यक्रम c के लिए करो, z डिवाइडेड बाई x + y, तो 1 + c दोनों तरफ 1 प्लस किया, z डिवाइडेड बाई x + y प्लस में कितना करना है मेरे को 1। चलिए 1/1 ले लो, तो कितना आ गया मेरा 1 + c बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम ले लो, x + y। ठीक, ये तिर्यक गुणा होगा, तो x y और z क्या आ जाएगा मेरा, x + y + z। आप करके देख लो, बटे में 1 कर लो, इसको पलटी मारो तो 1/1 + c, इधर पलटेगा कि नहीं पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा भाई मेरे। तो आ गया x + y + कितना z। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां तक समझ में आ गया, तो इसको इसको और इसको जोड़ना था, बोला है कि नहीं बोला है, देख लो प्रश्न में, जोड़ना था, मतलब ये वाला और ये वाला तीनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जोड़ दो। तो कितना आ गया मेरा y + z डिवाइडेड बाई x + y + z प्लस z + x, वही x + z एक ही मतलब है ना, x + y + z प्लस x + y डिवाइडेड बाई x + y + z। आपको पता होना चाहिए, ठीक, कि अगर नीचे में सेम रहे तो वही उसका लघुत्तम हो जाता है, तो x + y + z, और ऊपर वाला जस का तस, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। अब यहां पर आप देखोगे x कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार x भी है, प्लस y भी कितने बार है भैया, देख लो 2 बार, इसलिए बाहर में 2 अलग से लिख दिया हूं। y भी कितने बार हो गया, 2 बार। z को देखो भाई मेरे, z भी 2 बार है, तो ये z, तो x y और z तीनों मिलके कितने बार है, 2 बार है। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खाली बच जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, इत्मीनान से समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा, आना भी चाहिए। चलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और ये रहा हमारा, देखो बहुत स्टेटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी का बहुत प्रश्न आया, बहुत प्रश्न, रेखा गणित का आया हुआ है, क्षेत्रमिति का आया, पूरा भर दिया भाई मेरे, अंक गणित खत्म कहानी। वो एक जमाना था अंक गणित भर देता था, अभी देखो क्या भरा हुआ है। ठीक है, अब लिखा है एक बारंबारता बंटन हो सकता है, तो मैं आपको सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बारंबारता मतलब जो हमारा आंकड़ा दिया रहता है उसकी बारंबारता दी हुई है, इसी को, तो आंकड़ा दोनों प्रकार से हो सकता भी है, देखो 2, 9, 15, ठीक है, 19, ऐसा। ये इसको क्या बोलते हैं, अभी बताया ना मैंने, डिस्क्रीट। इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी दे दी गई 3, 4, 15, 8, ये हो गया मेरा विविक्त डिस्क्रीट वाला। ठीक है, ये अलग अलग है। और एक होता है जो वर्ग अंतराल CI देता है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा देता है कि नहीं देता है। ठीक है, इसके में फ्रीक्वेंसी देता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, माने कंटिन्यूअस माने सतत, और ये होता है हमारा विविक्त। इसका मतलब जो मेरा आंकड़ा है बारंबारता बंटन है, विविक्त भी बनता है और सतत भी बनता है, तो दोनों बनता है, तो विविक्त भी बनेगा और क्या बनेगा, सतत भी बनेगा, इसलिए दोनों बी और सी दोनों। बात समझ में आ गया, देखो कॉन्सेप्ट समझाते हुए बता रहा हूं, ऐसी टिक नहीं मार दे रहा हूं, इसका ये है वो है।
अब देखो भैया, यहां पर क्या बोला है, संचयी बारंबारता बंटन आलेख कहलाता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा भैया ओजीव। अब ये सर डायरेक्ट बता दिए हो आप तो, है ना, कुछ बताओ। अरे तो भाई इसके बारे में जानकारी दे देता हूं मैं, चिंता मत करो, है ना। बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा। आयत चित्र किसको बोलते हैं, बारंबारता बहुभुज किसको बोलते हैं, ओजाई मतलब ओजीव किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो एक आंकड़ा दिया हुआ है, ये जो लिखा है ना इसका मतलब ही वही है। इसका मतलब है मेरा 135 से लेकर कितना 140 तक। ठीक, कितना फ्रीक्वेंसी है उसका, दो। तो देखो 135 से लेकर 140 तक ये आ गया दो, दो में है कि नहीं है। फिर क्या बोला है 140 से लेकर 145, 140 से लेकर 145 क्या है उसकी बारंबारता 5। हाइट देखो 4 और 6 के बीच में आई कि नहीं आई। ये जो बिना गैप के ऐसा डंड बनाते हैं, डंडा बनाते हैं, इसको बोलते हैं भैया हिस्टोग्राम। क्या बोला जाता है, हिस्टोग्राम, जिसको आयत चित्र बोलते हैं। समझ रहे हो बात को, देखो आयत दिखा है ना। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाऊं। ये होता है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये देखो 0 से 10, सॉरी 0 से 100, मतलब ये 0 से 100 वाला आंकड़ा है। ये 100 से क्या है 200 वाला है। इसकी आवृत्ति 5 है, इसकी आवृत्ति क्या है 10। एक्चुअल में क्या है ये देखो 0 और 0 से क्या होना था 100। अगर इसको हम लोग आयत चित्र बनाते तो क्या बनते, 5 तक इसका लेताते कि नहीं। तो देखो यहां तक ये 5 है, देखो 4 और 6 के बीच ऐसा 5 बनता कि नहीं बनता। बिल्कुल। तो उसी आयत चित्र का आपको क्या लेना है, बीचों बीच लेना है। तो 0 और 100 का कितना आ गया 50। अब उसी बीच वाले को कितना, ये इसका बारंबारता कितना है 5। तो उसी 50 वाले एकदम बीचों बीच देखो कहां तक गया है, यहाँ 5 तक गया है। वैसे ही देखो 100 से 200, 100 से 200 वाला। ठीक है, एक मिनट मिटा देता हूं मैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा चित्र भी बनाना रहता है, नहीं। ठीक है, अब देखो 100 से 200 वाले को देखो भैया, ये देखो 100 से लेकर 200, दोनों का बीच कौन आया 50, सॉरी 150। 150 का कितना जाना है 10। तो देखो 150 कहां तक गया भैया 10 तक गया है। बस यही, उनके जो बीचों बीच है मध्यमान है, उसको उसके हिसाब से क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी बारंबारता तक जाना है, और उनको बिंदुओं को बस मिलाना है भाई मेरे। और एक क्या करना है आपको, रेखा चित्र प्राप्त करने हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बारंबारता बहुभुज। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता या आवृत्ति बहुभुज भी बोलते हैं। ठीक, चलिए बारंबारता, ठीक, बहुभुज। अब जिसके बारे में इंतजार था वो क्या चीज है, ओजीव या ओजाई, जो भी समझ लो। यहां पर एक आंकड़ा दिया है 0 से 10, 0 से कितना दिया है 10, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 20। तो इसमें हम एक नया कॉलम जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी का नाम है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी माने सजो कर रखना। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, से कम जिसको लेस देन भी बोलते हैं, और एक होता है से ज्यादा जिसको मोर देन बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार से बनता है। फिलहाल ये कम वाला बना है, कम वाले में चढ़ेगा और ज्यादा वाले में क्या होगा घटेगा। बिल्कुल इत्मीनान से समझा दे रहा हूं, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या क्या होता है देखो, से कम मतलब से कम माने दूसरे वाले अंतिम सीमा को देखोगे तो 10 से कम, तो लिखोगे 10 से कम, 10 से कम। तो 10 से कम कितने लोग हैं 20 लोग हैं। ठीक, मेरी बात को समझते जाओ, 10 से कम क्या है 20 लोग हैं। अब मैं बोलूंगा 20 से कम, क्या बोलूंगा 20 से कम, देखो ये 20 से कम। तो भैया जो 10, 0 से 10 वाले हो वो भी तो 20 से कम वाले में आएंगे। बिल्कुल, मतलब ये 20 लोग तो रहेंगे ही, 24 लोग और रहेंगे, मतलब दोनों को मिला दो। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कितना, उसी को संचयी बारंबारता कहते हैं। ये देखो 20 का 20,
अब दोनों को मिला लो, कितना आ गया मेरा 44, तो ये आ गया 44। समझ में आ गया बात। अब देखो वैसी क्या होगा मेरा 30 से कम, तो 30 से कम माने ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, मतलब 30 और जोड़ दो, तो 44 में 30 जोड़ दो। तो वही देखो इसको ऐसा बनाते हैं, ये देखो तिरछा जोड़ते जाओगे संचयी बारंबारता निकलती जाएगी। ठीक, तो 44 में 30 जोड़ दिए 74, ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते जाना है और आपको निकालते जाना है। समझ में आ गया बात। तो इसको बोलते हैं लेस देन ओजीव, क्या बोलते हैं, लेस देन, और उसी को संचयी बारंबारता भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। आप देखो इसका ग्राफ, ये 0 10 वाले, तो 10 से कम, 10 से कम कितने हैं 20 लोग हैं। अब देखो 20 से कम, तो 20 से कम कितने लोग हैं 44, तो देखो इसका ग्राफ कहां तक गया होगा 44 तक। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज लिया गया है 44 बोलने का मतलब यहां पर देखो, ठीक ऐसा ये बढ़ते गया है 44 लिया गया है, 44 में बढ़ाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से ये धीरे 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 ग्राफ क्या हो गया बढ़ता जाएगा। से ज्यादा वाले में यहां से शुरू करना है, इधर से इधर से इधर से, ये देखो इधर से। ठीक, 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, अरे 60 से कोई ज्यादा ही नहीं है भाई 0। फिर क्या बोलोगे 50 से ज्यादा, तो 50 से ज्यादा कौन है, 50 से ज्यादा भाई मेरे कौन है, 50 से ज्यादा देख लो, 60 से ज्यादा, या फिर एक काम करो यहां से देख लो, इधर से शुरू सामने वाले से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक और तरीका इधर है, इधर कर लो आप, इधर से उसका दायां पक्ष मतलब निम्न सीमा को लेना है, इसको लेना है निम्न सीमा, यहां देखो 0, तो 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा सबको ही 0 से ज्यादा है, मतलब सबको प्लस करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, सबको क्या करना पड़ेगा प्लस। ठीक, तो आ गया 4 2 6 और 6 और 6 12 8 20 का शून्य हासिल आया 2 2 1 3 3 6 2 8 और 2 10, 100 हो गए। फिर क्या बोलोगे 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा मतलब ये पहला वाला छूट जाएगा भाई, क्योंकि वो 0 से 10 वाले हैं, तो हमको 10 से ज्यादा चाहिए, 10 से ज्यादा मतलब 20 लोग छूट जाएंगे, तो 20 लोग छूटेंगे मतलब मात्र कितने लोग रहेंगे 80 लोग रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको देखोगे तो इसका बारह मतलब इस तरह से सारणी बनाओगे तो क्या बोलोगे 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा कितने हैं 100, तो यहां शुरू करना पड़ेगा, देखो 0 से ज्यादा 100, फिर 10 से ज्यादा कितने हैं 80, तो 10 से ज्यादा 80 यहां पर आएगा आपका, तो ये ऐसा उतरते हुए आएगा आपका, जैसा भी बने ऐसी बना दे रहा हूं मैं, तो ये उतरते हुए ग्राफ बनेगा, तो ये हमारा है लेस देन और ये हमारा है मोर देन। क्लियर हो गया। तो देखो मैं यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ आपको बेसिक भी समझा दिया हूं, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जबरदस्त तरीके से सेशन चला है, वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग भी इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं इत्मीनान से वहां पर देखिए, कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं, उसी को दूसरा तरीका से नया रिफॉर्म करके पूछा है ना, मतलब आपके 5 पूछे हैं तो 5 दूने 10, 10 प्रश्न तो एक ही हो गया, अब मात्र 20 एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, तो इस तरह से एनालिसिस करके पढ़िए और आप काफी अच्छे सक्सेस होंगे। तो चलिए अगले सत्र का मतलब 2017 के लिए जो हमारा पेपर आया हुआ था इवनिंग शिफ्ट में पेपर 2 में, उसका पार्ट बाय पार्ट लेकर हम फिर से अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।